हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज डिस्कस करने वाले हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका कॉन्सेप्ट तो आज यहाँ पर होगा ही। टोटल कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी क्या क्या बन सकते हैं उन सबको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। टिल द एंड तक आप वीडियो में बने रहिए, और यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और सबसे पहले इसमें देखेंगे हम इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज। दो देशों के बीच में गुड्स का दो देशों के बीच में गुड्स को खरीदना और बेचना। गुड्स और सर्विस दोनों हो सकता है इसमें। गुड्स और सर्विस को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अगर प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो ये आपका थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है आपका एक्सपोर्ट, दूसरा इंपोर्ट, एंड लास्ट इंटरपोर्ट। निर्यात में हम क्या करते हैं? निर्यात में हम एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों के अपनी बनी हुई गुड्स और सर्विस को दूसरे देशों को सेल करते हैं, बेचते हैं। इंपोर्ट की बात करें तो हम दूसरे देशों से अपनी अपनी यूज के लिए चीजें खरीदते हैं। इंपोर्ट उसको कहते हैं, इंपोर्ट व्यापार। और पुनः निर्यात होता है कि हम दूसरे देश से खरीदते हैं, लेकिन यूज करने के लिए नहीं, हम उसको किसी अन्य देश को क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। मतलब जैसे हमने एक देश से, मान लेते हैं हमने बांग्लादेश से खरीदा, और बांग्लादेश से खरीदकर हमने अमेरिका को बेच दिया। बांग्लादेश से खरीदा, अमेरिका को बेच दिया। तो ये जो हम खरीद रहे हैं यहाँ पर, और किसके लिए? दूसरे देश के लिए। उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट, मतलब पुनः निर्यात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं की बात की जाए तो देखिए, बाहरी व्यापार या आपका विदेशी व्यापार, या आपका विदेशी व्यापार भी इसको कह देते हैं। विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? दो देशों की भागीदारी। इसमें देखिए, कम से कम दो देश शामिल होते हैं। कम से कम इसमें दो देश शामिल होते हैं। दो देशों की भागीदारी होती है। दो देशों के कम से कम बीच में ये होता है। दो देशों के ये बीच में होता है। ठीक है। विदेशी मुद्रा में भुगतान, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। अगर हम पेमेंट की बात करें तो यहाँ फॉरेन करेंसी में होता है, घरेलू करेंसी में नहीं होता। और दूसरा, इसकी कुछ समस्याएं भी हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। वो क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो वो ये प्रॉब्लम्स है कि लीगल प्रोसीजर, कानूनी प्रक्रिया की अगर बात की जाए यहाँ, तो ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें सरकारी अनुमति लेनी होती है बिजनेस करने से पहले। और आपको कितने ही सर्टिफिकेट इसमें तैयार कितने ही आपको डॉक्यूमेंट आपको यहाँ तैयार करने होते हैं। आपको कई प्रपत्र भरने होते हैं, सीमा की निकासी लेनी होती है, और रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करना होता है। आपको सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो आपका रुपया है उसको भी आप किस में कन्वर्ट करेंगे? यहाँ आप जो आपका रुपया होगा उसको आप विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करेंगे, आप उसको बदलेंगे। उसके बाद आपको जहाज बुक करना पड़ेगा, और जहाज बुक करने के बाद ये सभी क्रिया करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है। अगर प्रतिबंध की बात करें तो देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार जितना स्वतंत्र नहीं है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना स्वतंत्र होता है ना आपका आंतरिक व्यापार, इतना अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय स्वतंत्र नहीं होता। क्योंकि बहुत सी वस्तुओं का निर्यात और आयात के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ये भी आपको पता होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको आयात या निर्यात करने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत होती है। ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें हैं, विशेष वस्तु भी हैं जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ सरकार का प्रतिबंध भी देखना होता है। हाई रिस्क होता है यहाँ पर। रिस्क, जोखिम हाई क्यों होता है बिजनेस में जोखिम? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो वस्तुओं का लेन देन होता है ना, वो जोखिम भरा इसलिए होता है क्योंकि आपको वस्तुएं एक अपने देश में नहीं, देश से बाहर जहाज से या जहाज से या समुद्री मार्ग से भेजनी होती है। वैसे ये, और साथ में आपको फिर इसके लिए क्या होती है? समुद्री बीमा पॉलिसी भी लेनी पड़ती है। तो ये सब क्या है, इसमें उच्च जोखिम होता है। विभिन्न भाषाओं की अगर बात करें यहाँ पर, तो देखो, जब आप अलग अलग देशों में माल भेज रहे हैं तो वहां पर अलग अलग भाषा बोली जाती है। किसी देश में क्या बोली जाती है, किसी देश में क्या बोली जाती है, तो उनकी लिखने और बोलने की भी भाषा
हर देश की अलग होती है। तो इसमें ये जरूरी हो जाता है कि आपको जहां पर आप माल भेज रहे हैं वहां पर आपको किसी को नियुक्त करना होगा जो आपकी मतलब बातों को वहां पर समझा सके और वहां की बातों को आपको समझा सके और आपकी बातों को उनको समझा सके। ठीक है, तो व्यापार की जो नियम और शर्तें हैं इनको पढ़ने के लिए एक विदेशी भाषा को पढ़ा लिखा आपको इंसान चाहिए जरूर कि जो आपकी भाषा को पढ़ सके। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी होती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है यहाँ पर कि आयात और निर्यात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये भी इसका एक दोष है, ये भी एक समस्या है। अगर आगे चलें समस्या के बाद, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि दो कंट्री होती हैं, ये तो इसका और विदेशी मुद्रा में व्यापार होता है, ये तो विशेषता थी। समस्या ये थी कि लंबी प्रक्रिया होती है और उसके बाद इसके सरकार ने कुछ विशेष प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। कुछ जोखिम भी इसमें ज़्यादा होता है और यहाँ पर भाषाएं भी अलग देश में अलग अलग बोली जाती हैं, इसलिए ये बिजनेस काफ़ी महंगा साबित होता है। क्योंकि क्योंकि आपको वहाँ जिस देश में माल भेज रहे हो उस देश में अपना कोई व्यक्ति नियुक्त करना होता है जो वहाँ की भाषा को जानता हो और आपकी भाषा को भी जानता हो। विदेशी मुद्रा की भी व्यवस्था करनी होती है। अब देखते हैं यहाँ पर इनके बीच अंतर क्या हो सकता है। किस किस के बीच? आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, मतलब अंतर्राष्ट्रीय और आपका घरेलू, दोनों की बातें करेंगे। तो देखिए अगर अर्थ में डिफरेंस बताएं तो इनका अर्थ क्या है कि ये तो अपने देश के अंदर ही होता है, एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर होता है। और अगर इसके अर्थ की बात करें किसके, इंटरनेशनल बिजनेस की, तो ये भूगोलिक सीमा से बाहर होता है, मतलब एक देश की भूगोलिक जो सीमा होती है उससे बाहर होता है। अगर देशों की बात करें शामिल, तो इसमें एक देश शामिल होता है आंतरिक व्यापार में। ठीक है, एक लिख लेते हैं इधर आंतरिक और इधर लिख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय और यहाँ लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो देखिए यहाँ अगर बात करें हम आ, आंतरिक बिजनेस की, तो यहाँ पर एक ही देश शामिल होता है जबकि यहाँ पर दो देश शामिल होते हैं। जोखिम की बात करें तो यहाँ पर जोखिम कम होता है। अगर इसमें जोखिम की बात करें तो यहाँ जोखिम कम होता है और यहाँ जोखिम ज्यादा होता है। करेंसी यूज की बात करें तो यहाँ पर घरेलू करेंसी होती है, घरेलू मुद्रा। ठीक है, यहाँ पर घरेलू मुद्रा होती है और यहाँ पर विदेशी मुद्रा होती है। ठीक है, दूसरे देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा होती है। अगर प्रोसीजर इन्वॉल्व की बात करें तो यहाँ लंबी प्रोसीजर होती है, यहाँ लंबी प्रोसीजर होती है और यहाँ इसके मुकाबले कम होती है, कम लंबी होती है। भुगतान का तरीका यहाँ पर घरेलू करेंसी में होता है और यहाँ पर विदेशी करेंसी में होता है। कानूनी नियम और विनियम, यहाँ अधिक कानूनी नियम होते हैं, अधिक होते हैं और यहाँ पर कम होते हैं कानूनी प्रक्रिया। परिवहन का तरीका, अपने देश में आप लोकल स्थानीय जितने भी परिवहन हैं उनका यूज करते हैं और यहाँ पे आप शिप का या एयरलाइन का यूज करते हैं। शामिल अगर लागत की बात करें, कॉस्ट इन्वॉल्व की बात करें, तो देखिए यहाँ पर अगर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, ज़्यादा कॉस्ट आती है और यहाँ पर कम कॉस्ट आती है। इफेक्ट ऑफ फॉरेन रिजर्व, विदेशी भंडार पर अगर इफेक्ट की बात करें तो देखिए अगर इसका विदेशी भंडार पर इफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन इसका विदेशी भंडार पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये थी इसकी अंतर। अब आगे अगर देखते हैं तो आगे देखते हैं कि राष्ट्रों को बेनिफिट क्या होता है, जो विदेशी व्यापार है उसके मुख्य लाभ हैं क्या, क्या फायदे होते हैं, क्यों करते हैं, जब इतना महंगा है इतनी लंबी प्रोसीजर है फिर क्यों करते हो आप। तो देखिए विदेशी मुद्रा अर्जित करना, अगर आपको डॉलर अर्जित करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निर्यात करना पड़ेगा। आपने जो माल बनाया है उसको दूसरे देश में भेजना पड़ेगा और वहां से बदले में आपको क्या मिलेगी, मुद्रा मिलेगी, वहां डॉलर। संसाधन की अधिक कुशल उपयोग, देखिए जितने भी आपके पास संसाधन है, अगर आप केवल इंडिया के लिए माल बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, आप केवल इंडिया में ही कमा सकते हैं, इंडिया की डिमांड देंगे पूरी करेंगे। लेकिन अगर आपके माल की डिमांड बाहर देशों में भी है तो आप क्या करेंगे, आप अपने वहां पर वहां भी अपनी सभी लेबर को काम देकर सभी मशीनों को जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके आप कितना भी माल बना सकते हैं, क्योंकि वहां तो आप कितना भी माल बेच देंगे, जरूरी नहीं है एक ही कंट्री में, आप किसी भी कंट्री में बेच सकते हैं।
विकास की संभावनाएं और रोजगार की संभावनाओं में सुधार होता है। देखिए, जो विकास की संभावनाएं होती हैं और जो रोजगार होते हैं उनमें भी वृद्धि होती है। ठीक है, सभी को रोजगार मिलता है। जब माल ज्यादा से ज्यादा बनता है तो रोजगार भी ज्यादा मिलता है। जीवन स्तर में वृद्धि होती है। देखिए, जो वर्कर्स होते हैं तो वो उनके अगर उनकी आपका रिम्यूनरेशन बढ़ता है उनका, तो उनकी पंगार के साथ साथ बढ़ने से उनका जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि उनके जीवन में भी जितनी उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति आसानी से हो जाती है अगर उनको रोजगार अच्छा मिलता है। तो ये तो थे आपके किसके, राष्ट्र को लाभ। अगर फर्म के लाभ की बात करें तो फर्म जो होती है उसको क्या लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पर ये किसका था, विदेशी। एक तो था कि देश में राष्ट्र को क्या लाभ है कि विदेशी मुद्रा आ जाती है और जितने भी हमारे देश के संसाधन है उनका सही उपयोग होता है। और यहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध होता है पूरे देश में। और यहाँ पर जो देश के लोगों की जीवन शैली है वो भी, उसमें भी वृद्धि होती है। अब बात करेंगे फर्मों के लाभ की। फर्म को क्या लाभ है, अधिक से अधिक लाभ की संभावना होती है, क्योंकि जब ज्यादा माल बनेगा ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा माल बिकेगा। क्षमता उपयोगी में वृद्धि, तो जो उसकी क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है बिजनेस की, उसके कैपेसिटी को भी अच्छे से वृद्धि होती है, उसको आप अच्छे से यूज कर पाते हैं। विकास की संभावनाएं होती हैं। आपको पता है कि अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ये नहीं है कि हमें इंडिया में ही बढ़ाना है, हम इंडिया से बाहर भी उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वे आउट ऑफ द इंस्टेंट कंपटीशन, तीव्र प्रतिस्पर्धा, बाहर निकलने का रास्ता। देखिए, अगर आप जो तेज प्रतिस्पर्धा हो रही है, आप उससे भी बाहर निकल सकते हैं। आप यहाँ की जो घरेलू, जो इंडिया में ही सभी में आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो उसकी उससे आप बाहर निकल कर एक नई प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। व्यवसाय यात्रा में सुधार, इम्प्रूवमेंट बिजनेस विजिट, और जो व्यवसायिक यात्राएं हैं उनमें भी इससे सुधार होता है। तो ये किसके, ये फर्म के लिए बेनिफिट थे। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय में प्रवेश के तरीके क्या हैं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए प्रवेश के क्या क्या ढंग हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर निर्यात भी होता है और आयात भी होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों है, निर्यात भी और आयात भी। अंतर्राष्ट्रीय में प्रवेश के तरीके क्या होंगे, निर्यात के अलग होंगे और आयात के अलग। पहले बात करते हैं निर्यात की प्रक्रिया क्या है। अगर आप अपने माल को दूसरे देश में बेचना चाहते हैं, निर्यात करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ स्टेप हैं, कुछ आपके स्टेप हैं या कुछ चरण हैं, उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आता है पूछताछ की प्राप्ति और कोटेशन भेजना। सबसे पहले अगर आपको कुछ माल निर्यात करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। सबसे पहले आपको, तो इसमें होता क्या है, जिस देश को आप अपना माल भेज रहे हैं, जिस देश को अपना माल भेज रहे हैं, वो देश क्या करेगा, वो आपसे, अगर आप इंडिया में हैं तो आपसे पूछताछ करेगा, आपसे पूछेगा कि जो आप माल बना रहे हैं उसकी कीमत क्या है, उसका आकार कैसा है, उसकी पैकेजिंग क्या है, उसकी किस्म क्या है, भार क्या है, आकार क्या है, ये सब बातें पूछता है। और सबसे जरूरी यहाँ पर जो बात है, एक यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, फिर एक कच्चा वो बनाओगे, बीजक। क्या बनाओ, क्या बनाओगे आप, एक कच्चा बीजक बनाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कच्चा बीजक आप बनाओगे, जिसको परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोफॉर्मा। परफॉर्मा नहीं, प्रोफॉर्मा। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस। तो इसको क्या कहते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, प्रोफॉर प्रोफॉर्मा इनवॉइस। और ये काफी बार पूछा जा चुका है कि पूछताछ के जवाब में, जब आपसे पूछताछ होती है आपके माल के बारे में और उसका जब आप आंसर देते हैं, ठीक है, ये इंक्वायरी का आंसर होता है। ठीक है, ये पूछताछ का उत्तर होता है। किसका उत्तर होता है, ये पूछताछ का, पूछताछ का ये उत्तर होता है, का उत्तर मतलब रिप्लाई। ये रिप्लाई होता है जो आपसे इंक्वायरी की गई है। ठीक है, अब इसमें आप भेजते हैं कि देखो जी हमारे यहाँ ये माल उपलब्ध है और हम इसको आपको इतने में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंडेंट, आदेश की प्राप्ति। अगर देखिए आपका माल अच्छा लगता है,
ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, जिसने आपसे सूचनाएं मंगाई थी, अगर वो सूचनाओं से संतुष्ट हो जाता है, तब वह क्या करेगा, वस्तुओं के लिए एक ऑर्डर आदेश दे देगा, एक ऑर्डर दे देगा, जिसको उस ऑर्डर या आदेश, उसको या तो आदेश पत्र कहेंगे या इंडेंट कहेंगे। ये भी बात आपको यहाँ याद रखनी है, मैं इसको लिख देता हूँ। क्या कहेंगे इसको आप, यहाँ पर जो आदेश मिलेगा या तो उसको आप इंडेंट कहेंगे, इंडेंट कहेंगे या आदेश पत्र कहेंगे। तो सबसे पहले पूछताछ होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है परफॉर्मा। प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाया जाता है, जिसमें पूछताछ का जवाब दिया जाता है, उसके बाद आपको मिलेगा आदेश मिलेगा आपको। ठीक है, इंडेंट, इसको क्या बोलते हैं, इंडेंट भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि जो भेजे जाने वाली वस्तुएं हैं, उनकी एक तो मूल्य सुपुर्दगी के नियम और शर्तें इसमें आप लिखेंगे, कि जो आप माल भेज रहे हैं उनके नियम क्या होंगे, शर्तें क्या होंगे, और पैकेजिंग क्या होगी, और चिन्ह क्या होगा। तो ये सारी सूचनाएं इसमें लिखी जाती हैं आदेश पत्र में। ठीक है, क्या क्या लिखा जाता है इसमें, दोबारा सुन लीजिए, कि आपकी नियम और शर्तें क्या होंगी, पैकेजिंग का खर्चा कितना होगा, पैकेजिंग कैसे होगी, वो सारी बातें आप इसमें लिखकर भेजते हैं इंडेंट में। जब ये हो जाता है, उसके बाद धोखेबाजों का ऋण पात्रता आंकलन करना, अ, भुगतान की गारंटी सुनिश्चित करना। अब आपको क्या है, अब आप ठीक है, आपने उसको, ये तो हो गया, उसने ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे कि साख योग्यता का मूल्यांकन भी तो करेंगे। भुगतान के लिए क्या सुरक्षित होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप माल तो भेज दें और भुगतान ना हो। तो आदेश प्राप्त करने के बाद क्या होता है, आदेश प्राप्त करने के बाद और वस्तुओं के निर्माण से पहले, ये नहीं है कि आपको ऑर्डर मिल गया तो आप उसका माल बनाना शुरू कर देंगे, नहीं। ऑर्डर मिलने के तो बाद और माल बनाने से पहले आप जो जो आप हैं, आप क्या करेंगे, वो जो आयातक है, इंपोर्टर है, जिसने माल मंगाया है, उसकी आप साख योग्यता के बारे में पूछताछ करोगे। अब वो पूछताछ कैसे होगी, भुगतान में कमी के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए अधिकतर निर्यातक, निर्यातक जो होते हैं, एक्सपोर्टर, वो एक साख पत्र या लेटर ऑफ क्रेडिट की मांग को प्राथमिकता देते हैं। और ये होता क्या है, साख पत्र इस बात का प्रमाण होता है कि जो आपका इंपोर्टर है ना, उसके बैंक को भुगतान करेगा। ठीक है, जो उससे क्या होगा, कि इस बात का प्रमाण है कि जो आपका आयातक बैंक है उसका भुगतान करेगा, और बैंक आयातक की तरफ से निर्यातक को भुगतान करेगा। ठीक है, जो निर्यात कर रहा है उसको कौन करेगा, बैंक उसका, मतलब उसके वहां पर जो इंपोर्ट करने वाला बैंक है, वो बैंक क्या करेगा, आपके बैंक को भुगतान करेगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक साख पत्र तैयार करते हैं। ठीक है, एक साख पत्र लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो आप इसको भी याद रखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट। कौन इशू करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट, वहां का बैंक इशू करेगा जो आपसे माल मंगा रहा है। वो कहेगा कि देखो जी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैं आपके बैंक के में पैसा इसका भेज दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या हुआ, पूछताछ हुई, पूछताछ की, आपने आंसर दिया, प्रोफॉर्मा इनवॉइस दिया, उसके बाद इंडेंट आया, आदेश पर प्रपत्र आया, जिसमें आपने बताया, और आपको जिसमें आदेश मिला, और आपने आदेश लेकर माल बनाने से पहले आपने सोचा क्यों ना उसकी साख की साख सुनिश्चित किया जाए, कि उसकी साख क्या है, पैसा देगा या नहीं, क्रेडिट वर्थनेस को भी चेक कर लेते हैं। तो आपका बैंक उसके बैंक से क्या लेता है, लेटर ऑफ क्रेडिट लेता है, उसका बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देगा। इसके बाद क्या होता है, अब ठीक है, आपको ये मिल गया, अब उसके बाद होता है कि आपको ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस, शिपमेंट से पहले वित्त प्राप्त करना। मतलब आपने क्या किया है, अभी माल बनाकर अभी भेजा नहीं है, अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप उससे कुछ एडवांस ले रहे हैं। अभी क्या ले रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं। तो आप उससे कुछ पैसा शिपमेंट से पहले वित्त प्राप्त एडवांस में भी कुछ पैसा उससे ले सकते हैं, एडवांस ले रहे हैं। उसके बाद अब आपको माल भेजने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको निर्यात करने के लिए माल भेजने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ऑब्टेनिंग लाइसेंस, सबसे बड़ी बात है कि लाइसेंस प्राप्त करना। क्यों, क्योंकि सीमा शुल्क के अनुसार एक फर्म को वस्तुओं को निर्यात करने से पहले एक निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए, ऐसा हमारी गवर्नमेंट कहती है, ऐसा हमारे इंडिया का रूल है। निर्यात लाइसेंस की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पूरा करना होगा, तभी आपको
वो लाइसेंस मिलेगा आपको, एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब यहाँ पर उनकी बात करेंगे कि अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। तो देखिए, लाइसेंस के लिए सबसे पहले मैं इसको साइड में ले आता हूँ, यहाँ पर ऑब्टेनिंग, यहाँ पर लाइसेंस प्राप्त करना। तो इसकी बात करेंगे लाइसेंस प्राप्त करने की। देखिए, ये नंबर कौन सा है, ये है 5 पर। तो 5 का पॉइंट फर्स्ट यहाँ पर। पहली बात, आपको क्या करना है। देखिए, आपको करना क्या है, इस लाइसेंस को लेने से पहले आपको एक निर्यातक कोड संख्या, जिसको एक्सपोर्ट कोड, EIC, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट कोड भी कहते हैं, इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी कहते हैं। मतलब पहले आपको चाहिए IEC, IEC आपको चाहिए, ये आपके पास कोड होना चाहिए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कोड। तो इसको लेना होगा। अब जब आप इसको लोगे, तो इसको लेने के लिए, IEC को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो भी क्षेत्रीय आयात निर्यात लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी, मतलब रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उसके पास आपको एप्लीकेशन जमा करनी पड़ेगी। और उस एप्लीकेशन में आपको अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड देना होगा, आपका व्यक्तिगत रिकॉर्ड लिया जाएगा। और आपको आवेदन की एक संख्या के साथ शुल्क जमा करना, बैंक रसीद भी आपको जमा करनी पड़ेगी। जो भी आपका एप्लीकेशन है उसके साथ आपको फीस भी देना पड़ेगा। ठीक है, IEC लेने के लिए आपको उस अथॉरिटी को क्या देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और बैंकर से प्रमाण पत्र भी आपको, सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंकर भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये भी एक सूची, एक लिस्ट बनानी होगी, जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे कि आप जो प्रतिबंधित चीजें हैं, जो सूचीबद्ध चीजें हैं, केवल उनको ही निर्यात करेंगे, प्रतिबंधित को नहीं। जो सूचीगत हैं, जो सही हैं, उनको ही आप निर्यात करेंगे। लेकिन जो प्रतिबंधित सूची में है उनको आप नहीं भेजें, उनको आप निर्यात नहीं करेंगे। और साथ में अगर जो आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपसे संतुष्ट हो जाती है, रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी संतुष्ट हो जाती है, तब वो आपको इस नंबर को जारी करेगी, IEC नंबर को वो जारी कर देगी। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर फिर माल का उत्पादन और खरीद। अब पहले तो लाइसेंस में ही है, अभी लाइसेंस लेने के बाद, लाइसेंस में क्या है, अभी पहले तो आपने क्या किया, IEC लिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, जब ये मिल जाएगा तब आपको लेना पड़ेगा RCMC। अब ये RCMC क्या है, ये है आपका रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। इससे क्या होता है, इससे जो आप जो है, मतलब आप कौन है, निर्यातक, आप माल भेज रहे हैं, तो जो भी आपने उत्पादन शुल्क है, आपका एक्साइज ड्यूटी है, या कोई टैक्स लगेगा, उसमें आपको छूट मिल जाएगी अगर आपके पास RCMC है। ठीक है, तो ये आपकी सहायता करेगा। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आपको अगर RCMC चाहिए, तो RCMC को लेने के लिए आपको कुछ नाम है, उनको आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी कहते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मैं लिख देता हूँ किससे, किससे मिलेगी RCMC, ये मिलेगी आपको, कौन देता है इसको, एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रमोशन काउंसिल, काउंसिल। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर जो इंडियन, आप देखो यहाँ भी दे सकते हो, पहली बात, RCMC के लिए एप्लीकेशन आप यहाँ भी कर सकते हैं। और दूसरा, और कौन इशू करता है RCMC को, एक करता आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। और कौन जारी करता है इसको, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ये भी इसको इशू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लाइसेंस लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आईसीएमसी। उसके बाद आईईसी नंबर। आईसीएससी नंबर लेने के लिए आपको फिर क्या लेना पड़ेगा? आरसीएमसी लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपको फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, ईसीजीसी के यहाँ। अब आपको क्या पंजीकरण कराना पड़ेगा? इसके बाद आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा कहाँ पर? ई सी जी सी। आपको यहाँ पर भी पंजीकरण कराना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? राजनीतिक और वाणिज्यिक जोखिम से भुगतान की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक होता है कि आप ईसीजीसी भी जरूर प्राप्त करें। यह पंजीकरण वाणिज्य बैंक और दूसरे जो वित्तीय संस्थान है ना, उनसे वित्तीय सहायता करने में निर्यात की सहायता करता है। मतलब निर्यातक आपकी आपकी सहायता करता है। ठीक है, अगर आपके पास ईसीजीसी है। ठीक है, उसके बाद अब आप आते हैं, जब आपको ये लाइसेंस मिल जाता है तो अब आप आते हैं माल के उत्पादन और खरीद पर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? वस्तु का उत्पादन करेंगे। ठीक है, जैसा भी उसने माल किया है तो आयातक के जैसे भी उसने माल मंगाया है, निर्यातक क्या करेगा? उसको माल बनाने का शुरुआत कर देता है और उसके अनुसार जो भी उसने मंगाया है उस माल को बना लेता है। उसके बाद क्या होता है? अब आप माल बना रहे हैं, माल बना लिया तो शिपमेंट से पहले निरीक्षण। अब आपको प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, ये भी जरूरी होता है। इससे क्या होता है? देखिए, जब आप अपने देश से कोई बाहर वस्तु भेज रहे हैं तो अगर वस्तु अच्छी नहीं गई तो इससे क्या होगा? इसको एक देश की भी तो बदनामी होगी, देश का भी तो नाम गंदा होगा। इसलिए आपका प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन जरूरी होता है, ताकि जो गुणवत्ता है बाह्य व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ये आपको पता है। इसीलिए जो आप हैं, आपको गुणवत्ता के जो मानक हैं उनका अनुकरण करना पड़ेगा। और साथ ही वस्तुओं के रिताओं की गुणवत्ता जैसी उसने मंगाई है उसके अनुसार होनी चाहिए। और दूसरा, हमारे जो भारत में गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम के अनुसार जहाज पर माल लादने से पहले गुणवत्ता निरीक्षण प्राप्त करना जरूरी होता है। ये भी यहाँ पर जरूरी होता है, प्रीशिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना। इसमें आप क्या करते हैं? आप प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कराएंगे। अब ये भी आपका शिपमेंट, ये भी कितनी तरह का होता है? 3 तरह का होता है। 3 तरह के में क्या? एक तो ये है कि आप जो है निर्यातक, आप अपना माल तैयार करते हुए जो निरीक्षक होगा उसको बुलाएंगे। वो आके चेक करेगा कि हाँ भाई, माल आप सही बना रहे हैं या नहीं, माल की जांच करेगा। और फिर आपको एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देगा, निरीक्षण का प्रमाण पत्र ये इशू कर देगा। दूसरा क्या हो सकता है? यहाँ दूसरा ये हो सकता है, जब आप माल बना रहे हैं तब कब निरीक्षक आएगा, इंस्पेक्टर आएगा और इंस्पेक्टर वो गुड्स की क्वालिटी चेक करेगा। आप रॉ मटेरियल कौन सा लगा रहे हैं वो यूज करेगा, मशीनें कैसी यूज हो रही हैं वो यूज करेगा। और आपको एक, अगर संतुष्ट हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट दे के चला जाएगा, जिसमें जो आपका प्रमाण पत्र होगा यहाँ इंस्पेक्शन हो चुका है और सभी चीजें सही हैं। और तीसरा होता है कि आप यहाँ स्वयं प्रमाणीकरण भी कर सकते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि सभी को, जो भी निर्यातक है वो भी चाहता है कि मेरी विदेश में व्यापार अच्छा हो, मेरा ख्याति बने, मेरी जो गुडविल अच्छी रहे। तो इसलिए वो भी कोशिश करता है, कुछ प्रमाण पत्र हैं, कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे ISO 9000। इस तरह के स्टैंडर्ड लेने के लिए, इस तरह के सर्टिफिकेट लेने के लिए भी निर्यातक खुद भी मेहनत करता है और खुद ही निरीक्षक को बुलाता है, निरीक्षक से फिर प्रमाण पत्र लेता है। तो ये होता है इंस्पेक्शन में। उसके बाद आता है उत्पाद शुल्क निकासी, एक्सरसाइज क्लियरेंस। तो उत्पाद शुल्क या एक्सरसाइज क्लियरेंस में क्या होता है? तो एक्सरसाइज निकासी या क्लीयरेंस में ये होता है कि अगर आपने देखे उत्पादन शुल्क दे दिया है, ठीक है, अगर आप उत्पादन शुल्क आपने दे दिया है तो ये जो आप निर्यात करते हैं वस्तुओं को, ये निर्यात जो होते हैं ये उत्पादन शुल्क से फ्री होती हैं। इस पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता। और अगर ले लिया गया है उत्पादक से तो इसलिए उसको वापस कर दिया जाता है। उसके बाद होता है ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। देखिए, कुछ कंट्री ऐसी होती है जो आपसे कहेंगे कि जी हमें आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भेज दीजिए, मतलब ये इसी आपके ही देश में बना हुआ है, इसका एक सर्टिफिकेट भेज दिए। इससे क्या होगा? उन लोगों को कुछ छूट मिल जाती है, तो वो आपसे मांग सकते हैं उत्पत्ति का प्रमाण पत्र।
तो ये कहाँ से होगा? ये जो हमारे देश में स्थित व्यापारिक दूत होगा ना, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा? जो हमारे यहाँ पर व्यापारिक दूत होगा उसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति का प्रमाण पत्र हो गया। अब शिपिंग स्थानीय आरक्षण। अब आप क्या करेंगे कि लदानिया आरक्षण रिजर्वेशन करेंगे शिप में। अब रिजर्वेशन तो आपको पता है कैसे होता है। आप एक एप्लीकेशन देंगे, जैसे कि आप अपनी सीट बुक करने के लिए देते हैं, कभी ट्रेन से भी जाते हैं या आप खुद भी इधर उधर जहाज से जाते हैं तो उसमें भी आप सीट बुक करते हैं। इसी तरह से आप जहाज में भी मतलब जो जहाजी है, जो आपका शिप है, उसमें भी जगह बुक करेंगे अपने सामान की। इस आवेदन को स्वीकार करने से जो जहाजी कंपनी होंगी एक आपको लदान का आदेश जारी करती है कि हाँ आप लदान कर सकते हो, लोड कर सकते हो माल को। और जो लदान आदेश जहाज के जो कप्तान होगा को सीमा शुल्क निकासी के बाद विशिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने का निर्देश होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पैकेजिंग और आगे भेजना। पैकेजिंग एंड फॉरवर्ड, पैकेजिंग और अग्रेषण। इसमें आप क्या करेंगे कि जिसके बाद जो वस्तुएं आपने उचित ढंग से पैक किया है और सही सही प्रकार से पैक किया है, तो उस पर आप नाम पता लिखेंगे, कहाँ जा रही है उसको लिखेंगे, शुद्ध भार देखेंगे, शुद्ध भार को लिखेंगे, जहाज का नाम लिखेंगे, चिन्हित करेंगे। या रेल के डिब्बे में माल लादने पर जो रेल का अधिकारी होगा वो आपको रेलवे रसीद जारी करेगा। इन सबको निर्यातक एजेंट के पक्ष में रसीद का बेचान होता है, ताकि एजेंट इसको जब माल लेने आएगा तो वो इसको इसे दिखाकर अपना माल ले लेगा। तो उसको पैकेजिंग करते हैं और पैकेजिंग करके भेज देते हैं किसको? आप से जिसने माल मंगाया है उसको आप भेज देते हैं। उसका जो भी एजेंट होगा वो इसे दिखाकर अपना माल आसानी से ले लेगा। उसके बाद फिर बात आती है माल के बीमे की। फिर किसकी बात आती है? थोड़ी सी यहाँ पर सही है। फिर बात आती है माल के बीमे की। ठीक है, माल का बीमा या इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ गुड। अब ऐसा होता है जब आप माल भेजते हैं तो ये खतरा होता है कि ऐसा ना हो समुद्र में कुछ हानि हो जाए, कुछ क्षति हो जाए। तो उससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक बीमा कंपनी से वस्तुओं का जो आप भेज रहे हैं उसका बीमा करा लिया जाता है। ठीक है, उसका बीमा करा लिया जाता है, ताकि अगर आपको कुछ रास्ते में हानि हो गई तो उस क्षति को पूरा करने के लिए पहले ही इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो वो बीमा करा लिया जाता है। उसके बाद होता है सीमा शुल्क निकासी। उसके बाद सीमा शुल्क निकासी क्या होता है कि जो पोत परिवहन पत्र होता है, शिपिंग बिल होता है, वो तैयार करता है। कौन तैयार करेगा इसको? सीमा शुल्क निकासी प्राप्त करने के लिए जो निर्यातक होगा, जो एक्सपोर्टर होगा, वो तैयार करेगा शिपिंग बिल। और पोत परिवहन पत्र में वस्तुओं के बारे में टोटल आपको जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपका आ, कौन सा पोर्ट है जहाँ से आप माल भेज रहे हैं, कौन सा पतन है आपका जहाँ वस्तुएं भेजी जानी है, कहाँ पर माल पहुंचेंगी, अंतिम लास्ट स्थान कहाँ होगा, निर्यातक का नाम क्या होगा, पता क्या होगा, वो सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं अपने। ठीक है, पोत पत्र की जांच जो होगी आपकी, मतलब आपका पोत पत्र मतलब शिपिंग बिल जो होगा, तो शिपिंग बिल की प्रतियां की जांच जो होगी, इसकी प्रतियों की जांच होगी और इसके साथ सीमा शुल्क, गृह शुल्क, शुल्क अधिकारी के पास जमा करना होगा आपको, शुल्क अधिकारी के पास। अब इसके साथ क्या क्या करेंगे आप? निर्यात आदेश, साख पत्र, वाणिज्यिक बीजक, और जो आपने ओरिजिन का प्रमाण पत्र था वो, इंस्पेक्शन था वो, और आपने जो इंश्योरेंस किया वो सारी चीजें जमा करनी होती है आपको। ठीक है, किसके पास? जो सीमा शुल्क गृह है उसके पास। जब आप इन सबको जमा कर देंगे तो जो आपका पोर्ट है, पोर्ट का पतन का अधिकारी है, तब आप उनसे संपर्क करेंगे। और जब आप ये सारी चीज उसको सौंप देंगे तो वो जो अधिकारी होगा वो आदेश देगा, वो अपनी जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उसमें आपको माल को ले लेगा। ठीक है, उस माल को आपके ले लेगा। उसके बाद आता है ऑब्टेनिंग मैट रिसीप्ट। अब आती है आपको मैट रिसीप्ट को प्राप्त करना। ठीक है, तो सीमा शुल्क निकासी प्राप्त करने के लिए वस्तुएं जहाज पर लाद दी जाती हैं, जिसके लिए जहाज का कप्तान एक मालिक की रसीद जारी करता है। कौन करेगा? जहाज का कप्तान। तो मैट रिसीट कौन करता है ये आपको याद रखना है, शिप कैप्टन। ठीक है, कप्तान करता है, जहाज का कप्तान, ये भी आपको याद रखना है, ये चीजें जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
पूछा जाता है कि जो आपका मैट रिसीट है उसको कौन जारी करता है, कौन इशू करता है उसको। तो कौन इशू करता है उसको, जो कप्तान होता है जहाज का कप्तान, एक मालिक की रसीद जारी करता है। इसमें जहाज का नाम होगा, बर्थ होगी, बूथ होगा, लादने की आपने किस दिन लादा माल वो तिथि होगी, डेट होगी, पैकेज का विवरण होगा। इन सारी चीजों को वो इसमें लिखता है। और जो पोर्ट का अधिकारी होगा वो पोर्ट फीस भी प्राप्त करेगा और अपने एजेंट को मालिक की रसीद सौंप देता है। मैट रसीद, मालिक की रसीद सौंप देता है मैट रसीद। ठीक है। उसके बाद आता है आपका भुगतान किसका, माल ढुलाई का और बिल ऑफ लेडिंग, पेमेंट ऑफ द फ्रेट एंड इंश्योरेंस बिल ऑफ लेडिंग। उसके बाद जो माल का चालान होगा, और माल का चालान होने के बाद तब भुगतान सुरक्षित करना, सिक्योर पेमेंट होता है। तो इतना लंबा प्रोसीजर होता है आपके एक्सपोर्ट का। ठीक है, इसलिए बहुत लंबा प्रोसीजर इसको बताया गया है। आयात में क्या होता है, व्यापार की जांच होती है, लाइसेंस लेना होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त करना होता है, फिर ऑर्डर या इंडेंट की प्राप्ति करना होता है जो आपने पूछताछ करी है उसके बदले में। तब आपका साख पत्र जारी किया जाता है और जब पैसे की व्यवस्था की जाती है, और तब शिपमेंट की सलाह की प्राप्ति की जाती है, और महत्वपूर्ण जितने भी दस्तावेज होते हैं उनकी महत्वपूर्ण दस्तावेज की वापसी होती है। माल का आगमन होता है और सीमा शुल्क की निकासी कस्टम देकर आप अपने माल को प्राप्त कर लेते हैं। बाहरी व्यापार में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है कॉमर्शियल इनवॉइस। इस दस्तावेज में निर्यातक द्वारा आपूर्ति किए गए माल का विवरण होता है। किसका विवरण होगा? जो निर्यातक ने, एक्सपोर्टर ने माल को पूर्ति की है उसका। पैकेजिंग लिस्ट होती है एक। इसमें क्या होता है? पैकेजिंग सूची में पैकेजिंग की तारीख, ऑर्डर नंबर, बिल ऑफ लेडिंग नंबर, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। बिल ऑफ लेडिंग की बात करें तो यहाँ पर निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण ये दस्तावेज होता है। ये डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे शिपिंग शिपिंग कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बिल ऑफ लेडिंग निम्न कार्य करता है, क्या क्या काम करेगा? माल की प्राप्ति के लिए ये एक रसीद होगा, पावती रसीद। माल के शीर्ष एक दस्तावेज के लिए, और माल के शीर्षक एवं दस्तावेज होगा ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कागज यही माना जाता है। और आहरण की भी अनुबंध, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफर्म अफर्मेंट भी यही होता है। एक होता है एयर बिल। यह दस्तावेज बिल ऑफ लेडिंग जैसा ही होता है, लेकिन ये बात यह है, फर्क यह है, अंतर यह है कि ये एयरलाइंस कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, आपका एयर बिल। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, अगर यह प्रमाण पत्र निरीक्षण या एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है, जब वे निर्यातक की गुणवत्ता स्टैंडर्ड की जांच कर लेते हैं कि हाँ, माल सही बना हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यह प्रमाण पत्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि माल जो है उसी देश में उत्पादित हुआ है जिसमें नाम लिखा हुआ है। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें, यह आयतक, जो आपका आयतक मतलब इंपोर्टर होता है, से प्राप्त होने वाले भुगतान के लिए एक दस्तावेज होता है। ठीक है, एक ये क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। सहायक निर्यात दस्तावेज क्या क्या होते हैं? एक परफॉर्मा इनवॉइस होता है, एक इंस्पेक्शन आपकी निरीक्षक सूची होती है, शिपिंग निर्देश होता है, बीमा होता है, शिपिंग ऑर्डर होता है, मैट रसीद होती है, और मूल प्रमाण पत्र होते हैं। और दस्तावेज के संग्रह के लिए बैंक का एक प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें महत्वपूर्ण दस्तावेज आयात की प्रक्रिया में, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब कुछ और भी बाहरी व्यापार में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण भी शब्द है, जैसे फ्री ऑन बोर्ड। इसका मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड का, कि इसके तहत जो ढुलाई का भुगतान है वो आयातक द्वारा किया जाना है, इंपोर्टर के द्वारा। और फ्री बोर्ड से सभी जोखिम वहन करने के लिए केवल वही उत्तरदायी होगा। कोस्ट एंड फ्रेट, C&F, इसके तहत क्या होता है? माल की ढुलाई का भुगतान निर्यातक द्वारा किया जाता है, और आयातक जो देश है जो माल को मंगा रहा है, माल पहुंचाने तक सभी जितने भी जोखिम होंगे वही उठाएगा। कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, इस नीति के तहत निर्यातक को समुद्री बीमा पॉलिसी के साथ माल ढुलाई लागत जोखिम वहन करना होता है। किसको? निर्यातक को।
उसके बाद आपका बात कर लेते हैं विश्व व्यापार संगठन। ये एक एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच में व्यापार के नियमों और विनियमों से संबंधित है। अपने देश की सीमाओं के पार वस्तुएं और सेवाओं को खरीद और बिक्री को कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड। अगर आप अपने देश से बाहर चीजों को खरीदते हैं या बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रमाण पत्र जारी करता है? तो इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? तो इसका आंसर होगा आपका इंपोर्टर एक्सपोर्ट काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज शीर्ष दस्तावेज के रूप में जाना जाता है? किसको किसको डॉक्यूमेंट को एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहते हैं? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसको कहा जाता है? क्या मैट्स रिसीट को, परफॉर्मा इनवॉइस को, बिल ऑफ एक्सचेंज को या बिल ऑफ लेडिंग को? तो सही आंसर होगा बिल ऑफ लेडिंग को। सफेद रंग का बिल, व्हाइट कलर बिल एंट्री इज फॉर, ये किसके लिए होता है? वेयर हाउसिंग के लिए, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के लिए, होम कंजप्शन के लिए, नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा आपका होम कंजप्शन, घरेलू खपत के लिए, घरेलू यूज के लिए। मैट रिसीड कौन जारी करता है? मैट रिसीड क्या शिपिंग कंपनी करती है, या कस्टम अथॉरिटी करती है, या पोर्ट सुपरवाइजर करता है, या कैप्टन ऑफ द शिप? तो सही आंसर होगा कैप्टन ऑफ द शिप, जो जहाज का कप्तान होता है वो जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंपोर्टर के द्वारा, बैंकर ऑफ इंपोर्टर के द्वारा, कस्टम ऑफिसर के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका बैंकर ऑफ इंपोर्टर, आयातक का बैंकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईईसी नंबर इज इशूड बाय, तो किसके द्वारा इशू किया जाता है? आयात निर्यात लाइसेंस प्राधिकरण के द्वारा, विदेश मंत्री के द्वारा, या वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा? तो सही आंसर होगा आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 95 को, 1 जनवरी 1995 को, 1 अप्रैल 1995 को, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका बी, 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब माल को शिपमेंट की बजाय हवाई मार्ग से भेजा जाता है तो एयरवे बिल निम्नलिखित में से किस दस्तावेज के समान होता है? बिल ऑफ एंट्री के, मैट्स रिसीट के, बिल ऑफ लेडिंग के, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल ऑफ लेडिंग के समान होता है आपका एयरवे बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब माल आयातक के देश में पहुंचाता है तो आयातक सामान्य घोषणा कौन तैयार करता है? हु प्रिपेयर इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट व्हेन गुड्स अराइव्ड एट द इंपोर्ट कंट्री? कैप्टन ऑफ द शिप, डॉक ऑफिसर, इंपोर्टर, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा डॉक ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यातक को सब्सिडी और लाभ प्रदान करता है? इससे आपको छूट मिलेगी निर्यातक को, आईसीई नंबर से, आरसीएमसी से, या सर्टिफिकेट और ओरिजिन से? तो आरसीएमसी से आपको छूट मिल जाती है, टैक्स में, कर में छूट मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदाम में माल रखने के लिए बिल ऑफ एंट्री किसका होता है? बिल ऑफ एंट्री कीपिंग गुड्स इन वेयर हाउसिंग ऑफ, व्हाइट कलर का होगा, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, रेड कलर का? तो सही ऑप्शन होगा आपका ये येलो कलर का होता है। बिल ऑफ लेडिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आपका शिपिंग कंपनी के, शॉपिंग कंपनी नहीं, शिपिंग कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यातक द्वारा आपूर्ति किए गए सकने वाले उत्पादों की कीमत, गुणवत्ता, आकार, वजन, आकृति आदि के बारे में जो विस्तृत जानकारी मिलती है वो युक्त दस्तावेज को क्या कहा जाता है, जिसमें ये सारी चीजें होती है? उसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंदरगाह के गेट पर मौजूद जो कर्मचारी होता है अध्यक्ष द्वारा गोदी के अंदर माल, मतलब बंदरगाह के अंदर, पोर्ट के अंदर माल के प्रवेश की अनुमति देने के लिए जारी किए गए निर्देश को क्या कहते हैं? अगर वो एक वो इनसाइड द डॉक, डॉक के अंदर माल को एंट्री करने के लिए जो
आदेश देता है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिसीड, प्रवेश का बिल, कटिंग ऑर्डर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका कटिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये आंसर हो गए आपके, और यहाँ पर आपका ये। तो यहाँ पर आपकी वीडियो पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।